तो फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राम कुमार वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करता हूं। भीमराज जाखड़ हैं कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राम कुमार जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब चुनावी माहौल है और माहौल के साथ साथ लगातार बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो भी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान पर नजर बनाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कल राजस्थान आ रहे हैं चुनावी सभाएं करने के लिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह का पूरे भारत के अंदर जो एक उत्साह है माननीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व, जो दूरदर्शी और सुदृढ़ नेतृत्व में जो 10 वर्ष में, पिछले 10 वर्ष में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, और उसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, और उसमें राष्ट्र सर्वोपरि विकास केंद्र में, उसको देखते हुए जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, तो निश्चित है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नहीं, लेकिन वो कांग्रेस के जो विपक्ष के लोग हैं वो भी सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि हमें भी इस राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। और वो आज आप देख रहे हो किस तरह से भगदौड़ हो रही है। तो मैं ये कहता हूं कि अब की बार इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये भारत के मतदाता ने मानस बना लिया है। एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 का, और राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आई थी। उसका कारण है जो कार्य पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और अभी हाल राजस्थान के अंदर 3 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक डिसीजन हुए, हमारे संकल्प पत्र के 45% कार्य हुआ। हमने वादा किया था, ये आते ही जो ईआरसीपी कांग्रेस के लोगों ने राजनीति का एक टूल बना लिया था, उसको आते ही हमने समझौता करके उसका काम शुरू हो गया है। 21 जिलों, 13 जिलों के बजाय 21 जिलों में, और छोटे मोटे यानी बांध भी सारे उससे जुड़ेंगे जी। तो ईआरसीपी और पीकेसी, इसी तरह से एसआईटी का गठन करके आपने देखा जिस तरह पेपर लीक हुए, 17 लाख युवाओं के साथ न्याय हुआ, उसके साथ जस्टिस हो रहा है। 65 से अधिक लोग हैं अंदर जा चुके हैं। और आते ही हमने वादा किया था 450 में सिलेंडर चालू कर दिया है। और जिस तरह की बजरी माफिया इत्यादि, उस पर कार्रवाई प्रभावी ढंग से हुई है। और आते ही पेट्रोल के, डीजल के दाम कम किए, वो भी हमने राहत दी है। और साथ साथ में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए ये आश्वस्त कर दिया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और खाने वालों को छोड़ूंगा नहीं। और जो कार्य हुए हैं राष्ट्र हित में, जनहित में, वो ऐतिहासिक है। तो मैं समझता हूं कि इस बार जिस तरह का एक उत्साहपूर्ण वातावरण ये बहुत बड़े लोकतंत्र में है, वो सिद्ध करेगा कि 400 से पार हमारा एनडीए होगा। और कांग्रेस निश्चित है कि भारत से पूरी मुक्त हो रही है। और ये तो ये समझो कि अब डूबता हुआ जहाज है, इसमें सहारा नहीं है। और जिस तरह इनमें ताबड़तोड़ चली है, सीटों में उम्मीदवार मिल नहीं रहे, फिर तोड़ रहे हैं, फिर उनको बैठा रहे हैं, फिर मना रहे हैं, फिर भग रहे हैं, तो हालात बड़े खराब इनके हो चुके हैं। क्योंकि इनके न नीति है, न नियत है, न नेतृत्वहीन जो हो गई। जैसे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि यहाँ हमारे फ्यूल वगैरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, उनको आश्वस्त रहे। लेकिन निश्चित है कि जो ही वो आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तो प्लस करके ही जाए। क्योंकि उनके मुंह से जो चीजें निकलती है वो जनता सोचती है कि फिर ये बड़ी झूठ बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता उसके कार्यों से और उसके जो सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में अति आधुनिक तरीकों से, वैज्ञानिक दृष्टि से जो कार्य देश के अंदर हुए हैं, अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर ला देना, आने वाले समय में मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की गारंटी का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आने की गारंटी। ठीक है, अब तो इसका मैं जवाब ले लेते समझता हैं। हूँ कि ये भीमराज जाखड़ बहुत साहब सारे। लगातार बने हुए, तुरंत लौट रहा हूं आपके पास राम कुमार जी। भीमराज जी लगातार बने जी, हुए हैं, काफी देर से सुन भी रहे थे आपको। भीमराज जी, इस आपका तरीके पूरा से देखिए, डिस्प्ले राम नहीं आ कुमार रहा है इस पर। साहब मैं लगातार कह रहे हैं
कि हम लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, सरकार हमारी बनी, उसके बाद से तमाम चीज़ों में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अब चुनाव फिर से हैं, हमारी ही सरकार की दोबारा से जीत होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, तमाम बड़ी चीजें उनकी तरफ से बताई गई हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी तरफ से इस डिबेट के लिए। बिल्कुल, मैं एक कहो तो एक शायर सुना दूं आपको। नहीं, बिल्कुल। कब मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं मैं, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। जो मैं सच कह रहा हूं उस सच को सच सुनिए। मैं बड़े सीनियर है राम कुमार जी और कदावर नेता भी रहे हैं। अभी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कह रहे थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार है तो आपने 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों को क्यों बाहर निकाला? तब आपको गरीब कल्याण कहां दिख गया? नरेंद्र मोदी तो यही थे और आपके प्रधानमंत्री थे, और नरेगा के अंदर मनरेगा स्कीम भी केंद्र सरकार की, आधार कार्ड भी केंद्र सरकार का और बैंकिंग सेक्टर भी केंद्र सरकार का। आखिर उनकी गलती क्या थी? क्या गरीब कल्याण यही है? वो बोल रहे थे घोषणा पत्र। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी बीजेपी की पार्टी ने और 2023 के विधानसभा चुनाव में यह घोषणा की थी कि किसानों की गेहूं हम तो 2800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आज मंडियों में 2400 रुपए खरीदी जा रही है। क्या यही आपका घोषणा पत्र है? क्या आपका यही घोषणा पत्र? आप बोले हम 450 सिलेंडर बांटेंगे, 450 रुपए में। कांग्रेस 76 लाख लोगों को सिलेंडर बांट रही थी, आपकी सरकार 72,83,000 लोगों को सिलेंडर दे रही है, उसमें 5,94,000 पेंडिंग है। ये पढ़ लेना और तैयारी करके आना। दूसरा कह रही थी युवाओं के लिए कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि 25 लाख सीटें खाली है केंद्र सरकार के अधीन, और केंद्र सरकार के अधीन जो संस्था है उनमें उन सीटों का भरिए। यदि युवाओं का इतना ख्याल है आपको तो आप जुमले मत फेंकिए, क्योंकि मोदी की गारंटी एक जुमला हो गई है। जो अग्निवीर स्कीम है, जो युवाओं के पीठ में छुरा घोंपा गया, जिन युवाओं का नंबर आ गया था, वो उनके साथ आपने धोखा किया। क्या आपके युवाओं के साथ ये है? दूसरी बजटी माफिया की बात कर रहे थे, मैं आपको बात बताता हूं राम कुमार जी, यदि मेरे सुन रहे हैं तो तारीख भी नोट कर लेना। 22 अगस्त 2022, राम कुमार जी तारीख याद रखना, का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मेघराज सिंह और राजेंद्र राठौड़ ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाते हैं। और जब मेघराज सिंह मैं सुन रहा हूं, मैं बिल्कुल सुन रहा, मैं आप सुनिए। ईडी छापा मारती है मेघराज सिंह के। आप ये बताइए राजेंद्र राठौड़ 22 अगस्त 2022 की फेसबुक की फोटो डिलीट क्यों कर रहे हैं? आप दिखाइए जनता को कि मैं साथ था। तो मैं राजेंद्र राठौड़ के छापा क्यों नहीं पड़ता? फिर पढ़ना चाहिए था ना। दूसरी बात कहता हूँ, आश्वासित कर रहे हो, कौन से किसको आश्वासित कर रहे हो? जनता तो आपको देख रही है। आज कल की अखबार है राम कुमार जी, आप जनप्रतिनिधि रहे हो। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों के जो 40 सीटें होती थी हर कक्षा में, उसमें 8 सीटें घटा दी है। और ये पॉलिसी और लाई है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर का है, कोई आईटी सेक्टर का है, कोई इंडस्ट्रीज है, उनके यदि ट्रांसफर हो जाता है तो उनकी हम पॉलिसी बंद कर रहे हैं। तो आप कौन सी तरफ ले जा रहे हो? शिक्षा को भी आप खत्म करने पर चल रहे हो। दूसरी चीज और बता देता हूं, आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, मैं आपको एक पॉलिसी बता देता हूं। पहले आपको एजुकेशन वाली बता देता हूं कि कागज की कीमतों में 33% की कमी हुई है, और जबकि स्टेशनरी 1.5 गुना महंगी हो गई है। आप शिक्षा को तो बख्श दीजिए, क्या इसको भी करोगे? और पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो, अंतिम बार पेट्रोल डीजल की कीमत 22 मई 2022 को तय हुई थी, और कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति डॉलर थी। आप जब 9 फरवरी 2024 को कच्चा तेल $81.55 प्रति बैरल था, तो केंद्र सरकार ने घटाया क्यों नहीं इस बात को? और जबकि केंद्र सरकार की पॉलिसी है राम कुमार जी, आप ध्यान से सुन लेना, 16 जून 2017 को कंपनियों का केंद्र सरकार ने घटाया, लेकिन आपने सबसे ज्यादा टैक्स लगाया। कुछ नहीं, आप उसको भूल जाओ, आप सच्चाई पाओ। मुख्यमंत्री को आप हिंदुस्तान के अंदर जो राज्यों में सबसे अधिक टैक्स लगाया वो किसने लगाया? पैसे मत उड़ाइए। और हमारी सरकार आते ही केंद्र सरकार ने कब किया, हमने भी किया। लुटेरों की सरकार। आप ये देखो, आप अभी ये आप बीच में झूठे बदोले और जिस तरह के राम कुमार जी पहले पूरी सुन लीजिए मेरी। मैं सही बात बता रहा हूँ, मैंने सुन रहा हूँ, लेकिन अब आप मेरे से एक सेकंड तक बता रहा हूँ। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं वायकादा कह रहा हूँ, तारीख नोट कर लीजिए। फर्क मिले तो आप मुझे कभी भी कह सकते हैं, कभी डिबेट मिले तब कह सकते हैं। 16 जून 2017 कंपनियों ने तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार प्रतिदिन निर्धारित करने की पॉलिसी की थी, और पिछले 18 महीने से कहां गई कंपनियां? जब कच्चा तेल 18 महीने $50 सस्ता तो करो ना। मैं आपकी पॉलिसी गिना रहा हूं, आप अपनी बात पे कायम करिए, कायम तो रही है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी तक उन बातों पे कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी इतनी छापेमारी कर रही है कि नोटबंदी के तहत एक महेश शाह जो 13,860 करोड़ का आरोपी पकड़ा गया, उस पर कार्रवाई कभी नहीं हुई। रुचि सोया को क्यों बेचा गया? उस पे ईडी कार्रवाई की। आप तो पूरे आंकड़े लिख के लेके आए हैं, जिस तरीके से मैंने भी आपको बड़ी गौर से सुना।
मैं बिल्कुल आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं तारीखें फिर बता रहा हूँ राम कुमार अरे जी। तारीख तो सुन ली ना राम कुमार जी ने, लिख लेना। राम कुमार जी तारीख सुन ली आपने? मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ भीमराज जी, मैं भीमराज जी एक तारीख दावा और कर रहा हूँ, सुन ली उन्होंने। जवाब नहीं मिलेगा। भीमराज जी मैं एक सेकंड दूंगा राम कुमार भाई जी, एक सेकंड। मैं आपको कह रहा हूँ जो तारीखें नोट कर लेना आप 2 सेकंड और लो। आप जवाब दे। नहीं यार, परमिशन लिया आपसे, ऐसी क्या बात कर रहे हो? आप सीनियर हो, छोटे भाई को दोगे नहीं क्या नहीं मालिक, परमिशन? आप तो बोलते जाओ। नहीं आपकी नहीं नहीं बोल की नहीं प्रोटोकॉल तो नहीं हमें नहीं आदत पड़ गई है नहीं प्रोटोकॉल आपसे नहीं सुनने नहीं, आपसे पूछ के बोल रहा हूँ और पूछ के बोल रहा हूँ, तो आपका टाइम लिया है। मैं ये कह रहा हूँ जो तारीखें बताई है ईडी और सीबीआई का, ये तो उसका भी करना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो वादे किए हैं, मैं आपको आज कह रहा हूँ, पिछले साल सरसों 7,000 रुपए बिक रही थी भाई साहब, अब 4,500 रुपए बिक रही है मार्केट में। आप कुछ कीजिए ना। और जबकि एमएसपी 5500 रुपए है, तो बाजार कहां गया? कंट्रोल कीजिए ना। कॉटन आज से 2 साल पहले 10,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी और आज सर जी 6,000 रुपए में बिकी थी। और आपको एक ताजा और बता देता हूं, कॉटन भी 2 होती है, एक नरमा होता है और एक कपास होता है। कपास का बीज नहीं मिल रहा है किसानों को, आप दिलवाइए ना, आपकी सरकार है, विदेश से मंगवा लीजिए। कोरोना काल में तो आप तो बड़े बड़े व्यापारियों को ला रहे थे, आप किसानों का बीज तो ला दीजिए सर। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? किसानी तहसील बता रहे हो अपने आप को। ठीक है भीमराज जी, एक चीज बता दीजिए भीमराज जी, अभी तो राम कुमार साहब इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन मेरा भी इसमें सवाल हमेशा ये रहता ही है कि जिस तरीके से आपने आंकड़े बड़ी बखूबी तरीके से गिना है विद डेट वाइज, अक्सर देखने को मिलता नहीं है, प्रवक्ता इतना तारीख लेके आते नहीं, लेकिन आप लेकर आए, बड़ा अच्छा लगा देख के। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग इतने तारीख लेके आ रहे हैं, बीजेपी इतना ही बेकार काम कर रही है, तो फिर आपकी सरकार राजस्थान से चली क्यों गई? बीजेपी आ क्यों गई? ये क्यों हुआ? एक बार जरा ये भी बताइए। बिल्कुल मैं बिल्कुल बता दे सर। इसके अंदर क्या दो चुनाव, भाई साहब सुन तो लो फिर बोल लेना, मेरे को पूरा करने दो। तो बताओगे आप? मैं तो पहले ही बता रहा हूँ भीमराज जी, आप क्या ईवीएम पे भी बोल दूंगा। अभी आपने बड़ा सुंदर याद किया, पहले ईवीएम का जवाब दे। ईवीएम एक सेकंड, नहीं मैं ईवीएम का जवाब दे देता हूँ। 2 ही कंपनियां बना रही है, ECIL और बेल। और बेल में 7 डायरेक्टर हैं, जिसमें 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। और वहां से कितनी चली है उसकी RTI लगा लेना। आपको 9 लाख ईवीएम गायब नहीं मिले तो मुझे बता देना। और दूसरी बात बता देता हूँ, चुनाव का इन्होंने एक सेकंड एंकर महोदय ने सवाल किया कि आपकी सरकार को चुनाव लड़ने के लिए कई सारे फंडे होते हैं, इसमें एक मैनेजमेंट भी होता है। मैनेजमेंट हमारी तरफ से कमजोर है, उसकी वजह से हमारी सरकार चली। न तो सरकार की योजना में कोई कमी थी, न हमारी नीतियों में कमी थी, और न हमारी विचारधारा में कमी थी। सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट था, उसकी वजह से और कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो मैनेजमेंट क्या था? जनता ने नकारा ना, आप सीधा ये बोलिए ना। जनता के नहीं कुछ नहीं जनता के कोई नहीं नकारा। जनता ने वोट दिया है, जनता को हम नहीं कह सकते नकारा है। हमारे मैनेजमेंट था जिसके अंदर कुछ सीटों के अंदर लूज पॉइंट रह गए, बाकी 15 से 20 सीटों का फर्क रहा, ज्यादा फर्क भी नहीं रहा। ठीक है, अब लेकिन सरकार बनना ना बनना लेने के बाद तो यही आती है ना राम कुमार जी। बिल्कुल, सरकार एक वोट से भी जाए, बिल्कुल वही बात है राम कुमार जी। अब मैनेजमेंट खराब रहा कांग्रेस का या फिर जनता ने नकार दिया? भीमराज जी ने बहुत ही बड़ी कोशिश करी है, क्योंकि बहुत बड़ी हताशा निराशा जिस तरह का वातावरण चल रहा है, इनको भी मालूम है कि इनकी कितनी झूठे हैं। मैं तो यूं कहूं कि ये जिस तरह का घोषणा पत्र लाए हैं कि एक वो झूठ का पुलिंदा लाए हैं, एक ढकोसला लाए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा हमारे सम्मान के साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, कि जब पिछले चुनाव हुए थे और आपने 2018 के अंदर और 2014 में भी जिस तरह के आपने बहुत सारे भ्रमित करने की कोशिश करी, 2019 में भी जनता को खूब भ्रमित करने की कोशिश करी, लेकिन 2014 के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया। क्या आपका मैनेजमेंट तब भी फेल हो गया? फिर भी नहीं सच्चे थे। फिर आपने 2019 के अंदर 303 सीटें सिर्फ भाजपा की आई, फिर भी आपका क्या मैनेजमेंट नहीं संभल पाया? मैं कहता हूं कि भीमराज जी, आपका मैनेजमेंट नहीं है, आपके न अनुशासन है, न कार्यकर्ता है, न लीडर है। और आप एक सिर्फ यूं कह दो कि RSVP नाम की आपकी एक पार्टी रह गई है, जिसको बचाने के लिए आपने पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया। आप 139 साल का इतिहास भी गिनाते हैं। आपको याद होना चाहिए, आपने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। क्या हुआ? क्या वास्तविकता क्या है? क्या 19,440 किसानों की डिग्रियां होकर के नीलाम हुई कि नहीं हुई? आप कह रहे थे शिक्षा के लिए आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो खोल दिए, लेकिन टीचर नहीं। वहां पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाए तो टीचर नहीं मिले। आपने अंग्रेजी माध्यम ब्रिटिश कालीन की सभ्यता को लागू भी करने की कोशिश कर दी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? 70 लाख युवाओं के साथ में 19 पेपर में 17 लीक नहीं हुए क्या? और हमने SIT गठित करी, रिजल्ट देखा आपने? कितने SI वहां पर आए पकड़ में?
ठीक है, बोलिए 65 आए। भीमराज जी, अभी तो आप भीमराज जी, मैं आपसे अनुरोध करूं तो आगे देखना कि इनके जो संरक्षक करने वाले, जिन्होंने ये सौदा लिया, कॉन्टेक्ट किया, करोड़ों करोड़ों रुपए की गफले किए हर चीज के अंदर, वो भी आएंगे। और उससे भी होशियार है ईडी और ईडी की बात, और सीबीआई, इनकम टैक्स की। भीमराज जी, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या जांच एजेंसियां काम नहीं करेंगी? जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर कार्य एक दिन में नहीं होता। अब जांच एजेंसियां काम कर रही है और आप पर भ्रष्टाचार करे तो उसके रिजल्ट भी आएंगे। रिजल्ट आएंगे तो उसको भुगतने के लिए भी सुने। तो आपने जो कहा, अब कहते हैं अभी बहुत सारे गरीबों का, आपने 60 वर्ष शासन किया। मैं समझता हूं स्टेट में भी अधिकांश किया। कितने गरीबों का आपने ऊपर उठाया, गरीबी का नारा दिया, गरीबी हटाएंगे, गरीबों को मुख्य धारा से दूर कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शासन में 10 साल में तो बना दी। क्या भीमराज जी, 10 साल का सुनो, देखो मैंने 10 साल का सुना पेशेंस से, आप सुनो, 10 साल का बता रहा हूं मैं। आते ही हमने गरीबी दूर करने का, गरीब कल्याण की योजनाओं का, हम ये कहते हैं कि 50 करोड़ से अधिक खाते खुले, डीबीटी से लिंक किया, आधार कार्ड से भी किया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि 100% में 100% पैसा, करीब 34 लाख करोड़ रुपए उन विभिन्न योजनाओं का डायरेक्ट उनके खाते में गया। क्या ये गरीब कल्याण के लिए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला? अब ये आंकड़े वो भी गिरा रहे हैं, आंकड़े आप 4 भी गिरा करोड़ रहे लोगों हैं। को आवास मिले कि नहीं मिले? ठीक है, अभी तो ये तो बड़े नेता कर 12 रहे करोड़ हैं। लोगों को शौचालय, और इस तरह के मैं कहूं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत में शौचालय मिले कि नहीं मिले? ठीक है, उज्ज्वला योजना ठीक है, कनेक्शन ठीक है, मिले कि नहीं मिले? ठीक है राम कुमार जी, रोकूंगा। अब देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूं भीमराज जी, आज जनता ने जो माहौल है, आपके जो किस तरह का कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज राजस्थान में रहा, और उस अपराधीकरण रहा। राजस्थान में 25 है, लेकिन पूरे भारत में 400 सीटें से अधिक आएंगी, ये नोट कर लेना आप। और आपके जो कांग्रेस में तो कुछ रहा नहीं है, तो आप कम से कम पश्चाताप करें, अंतर्मनन करो। ये मेरा सुझाव है, सलाह नहीं देंगे, सुझाव अपने पास रखिए। मेरी बात सुनिए गौर से, मैं बता देता हूँ। सुनो, आप कह रहे हो एजेंसियां काम करिए, तो मैं आपसे सवाल करना पड़ता हूँ। आप केंद्र के अंदर राज्यसभा सांसद रहे हैं, सुनिए आप। एयर इंडिया का डाटा लीक होता है, कभी कार्रवाई हुई क्या? एसबीआई का डाटा लीक होता है, कभी कार्रवाई क्या? कोविड ऐप का डाटा लीक हुआ है क्या? कार्रवाई हुई क्या? बताइए मेरे को, कार्रवाई हुई? नहीं, बीच एक मिनट सुनिए सर। दूसरी बात मैं भाई साहब, आपने तो कोविड-19 में वैक्सीनेशन को मोदी वैक्सीन ने बता दिया, फिर भी उसका भी जवाब दे रहा हूँ। राज्यसभा सांसद महोदय, पूरे विश्व ने देखा कि 370 जब धारा हट रही थी, तब आप क्या चिल्लाए थे? आग लगने आई, क्या हुआ? एंकर महोदय, या तो मैं तो भीमराज जी, आप सनातन संस्कृति को नहीं मानते। आप रामलला जैसे व्यक्ति को उठा दिए। कौन सी सनातन संस्कृति? कभी संविधान को बदलने की बात करते थे। मैं गांव से निकला हुआ जाट हूँ, और मैं गांव का हूँ, और आपके गांव से मेरा पिछड़ा हुआ है। मैंने भी हल चलाया, सब कुछ किया, मजदूरी और किया। सर जी, जो काम गिना रहे हो सारे काम किए, मैं खेती की, और खेती अभी भी करता हूँ। मैं अभी भी खेती करता हूँ। मालूम है कि कितना कांग्रेस के शासन में गरीबों का, किसानों का काम हुआ है। मैं एक मिनट रुकिए राम, मैं बताना, मेरी बात सुन लीजिए। कि जब आप कह रहे थे कि कार्रवाई 370 की, तो मैं 370 आपने हटाया, तो मैं एक सवाल आपसे ये भी खड़ा हो जाता है कि सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 370 हटने के बाद मेरी फाइलें साइन होने आई थी। वो किन उद्योगपतियों की थी? पर आपकी सीबीआई सत्यपाल मलिक के छापा मार लेते, उन कंपनियों छापा मारनी चाहिए थी, उनके क्यों नहीं मारा छापा? एक सवाल। दूसरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, नव भारत टाइम्स के छापा मारा पेपर के। नव भारत टाइम्स से इतना ही तो कहा था ना, यूपी के अंदर 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, और आपकी सरकार थी बीजेपी की। यहाँ जब आप बात कर रहे हो शिक्षा के 15,000 स्कूल, तो आपकी वसुंधरा गवर्नमेंट नहीं बंद किए थे, हमने तो उनको खोला है। और आप सर एक बात बताइए, विश्व गुरु कब बनोगे? जब आप शिक्षा का विरोध तो आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आपने ब्रिटिश हुकूमत ठोक दी। आपको पता, आप पढ़े लिखे आदमी हो, जनप्रतिनिधि रहे हो। मेडिकल की पढ़ाई पूरी दुनिया में एक समान ही होती है सांसद महोदय, पता कर लेना, उसमें अलग अलग भाषाओं में नहीं होती है, और एक ही बुक लगती है। जब आप बताओ बच्चों को आप इस तरह धकेलोगे तो कैसे करोगे? दूसरा सवाल और पूछना चाहता हूँ कि हमने अपने खाते खुलवाए, पर एक बात सुन लेना, एसबीआई बैंक में जनधन खातों से, गरीबों के खातों से 250 करोड़ रुपए काटे थे, वो आपको दिखाई नहीं दिया। हमने स्कूल खोले हैं, बंद नहीं किए हैं, आपने बंद किए थे। और दूसरा और बता देता हूँ कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो विश्व के अंदर, एक सेकंड बीच में मत बोलिए, विश्व के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी में 200 में एक यूनिवर्सिटी आती थी, आप अब 300 में नहीं आ रही है। आप बताइए। और आपकी सरकार आने के बाद 10 से 15, मैं बता देता हूँ। तब मैं लास्ट में एक बात कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ना तो ये सरकार जवान की है, ना ये किसान की है, ना नौजवान की है, ना ये संविधान की है, ये मौजूदा सरकार केवल धनवान की है।
और ये पूंजीपतियों की दलाली करने वाले लोग हैं, किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग। किसान आज भी धरने पे बैठे हैं और 750 किसानों की हत्यारे हैं। अनूपगढ़ में राहुल गांधी उस जगह रहे हैं जब बीजेपी की वसुंधरा ठीक है, 10 सेकंड हो गए, पानी मांग रहे किसानों को। राम कुमार जी, अब एक चीज ये बताइए, अब साफ तौर पर भीमराज साहब ने कह दिया कि ना जबान की है, ना किसान की, ना नौजवान की, उससे भी आगे शब्द बोले, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर इतनी ही खराब सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा आप कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं भीमराज जी, तो फिर पूरे देश में हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल क्यों बना हुआ है? सरकारें लगातार क्यों आ रही है? इसका जवाब कोई कांग्रेस प्रवक्ता नहीं दे पाता, कोई कांग्रेस नेता नहीं दे पाता है। 4 जून को सुपड़ा साफ हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस 15 सर, आपने जब अभी चुनाव हुए थे राजस्थान में, जब भी यही कहा था कि कांग्रेस रिपीट होगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, उल्टा हो गया। कोई बात, उल्टा हो गया। दिन के 3 महीने पत्ते खुल गए ना। मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है, पर्ची से आते हैं, तबादला उद्योग बंद हो गए तो बाहर निकल गए, तबादला उद्योग बंद हो गए। मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को गुंडे आके पीट रहे हैं, रोज गैंगवार की घटनाएं कहां गई? ठीक है, राम कुमार जी जवाब दीजिए इसका। बाहर परसों हो रहा है। सबसे शर्मनाक विषय तब हो जाता है जब एक महिला का सरकारी हॉस्पिटल के बाहर परसों हो जाता है और उसको एडमिट नहीं करते हैं। कौन किधर लेके जा रहे हो? और आपने चिरंजीव बंद किया, सरकारी अस्पतालों की 2.5 गुना ओपीडी बढ़ गई है, पता कर लेना आप। ठीक है, राम कुमार जी बोलिए। पहला राम कुमार जी बोलिए। कुछ नहीं है, ये गरीबों और किसानों मजदूरों के विरोधी सरकार है। सम्मानीय प्रवक्ता जी भीमराज जी, आपका सम्मान करता हूं। अब आपने क्या कि सम्मान तो आपका भी करते हैं सर। नहीं, झूठ बोलने क्या को नहीं है। आप पढ़ लेना, मैं तो कहता हूँ, सुनो एक बार सुन लो। वो नहीं हूँ, आपने गलत कह दिया। झूठ आप बोल रहे हो, आपके नेता बोल रहे हैं, आपकी पार्टी बोल रही है। मैं आपको कह देता हूँ, अभी आप झूठ बोल करके बोले 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, 3500 रुपए युवाओं को देंगे। कहा नहीं कहा था? मैंने सुना, आपने कहा नहीं कहा? बताया था क्या बात बताइए। और आपने राजस्थान के अंदर 5 वर्ष तक क्या एक कुर्सी के लिए राजस्थान को तबाह किया कि नहीं किया? 15 लाख आपको युवाओं का आप कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसानों का कल्याण होता तो आप बताइए। किसानों का कल्याण तो आप कर रहे हो ना, पूंजीपतियों को तो मैं बताऊं किसानों का कल्याण कितना हुआ? सुनो, क्या कल्याण हुआ? कुछ कल्याण नहीं हुआ। आप सुनोगे, कल्याण ये हुआ आपके किसानों की। नहीं, एक एक करके बोलिए। अब देखिए भीमराज जी बीच में बोलिए, उनको बोलने दीजिए एक बार। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं भीमराज जी बाद में पूछेगा, आप एक बार बोलने दीजिए उनको। भीमराज जी बोलने दीजिए राम कुमार जी को। बहस करने का आपको 1% भी राइट नहीं है, बिल्कुल राइट नहीं है आपको बात करने। बीजेपी, मैं पूछना चाहता हूँ, और आप ये हमारे कार्यकाल के अंदर तुमने लोन माफ किया, लेकिन आप 5 वर्ष के अंदर क्या लोन माफ किया? क्या मैं कह रहा हूँ, आपने कहा था कि कॉमर्शियल बैंकों का नाम माफ करेंगे, बताने बंद किसने किए? और करीब 6 लाख करोड़, 5,59,000 लैप्स हो गया, आप खर्च 1,000 करोड़ रुपए आपने 15 लाख। ठीक है भीमराज जी, इस तरह की चर्चा नहीं हो पाती। देखिए ना, अब आप तो ये चाहते हैं कि जब आप बोले तो कोई ना बोले। अब जब राम कुमार जी से पूछा जा रहा है, बीच में बोले जा रहे हैं। भीमराज जी, इस तरीके भीमराज जी, आप महिलाओं की बात कर रहे हो। महिला मणिपुर को याद कर लीजिए, भारत के अंदर तो आप राम कुमार जी कौन है? राम कुमार जी को याद कर लीजिए, महिला पहलवानों को याद कर लीजिए एक बार। हो गया महिलाओं की बात करें। ठीक है भीमराज जी, करते हैं सर आप। भीमराज जी बोलने दीजिए ना एक बार उनको उनकी बात तो सुन लें। जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे, मैं समझ लूं क्या बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड एंकर बोलने की बात नहीं है। मैं विद मैं कर रहा हूँ विद आपके 5 वर्ष का राजस्थान का कार्यकाल देख लो आप क्या हुआ बताइए। 2016 के बाद किसानों के आंकड़े बताने किसने 35,000 बटा के किसानों का जो बीज उत्पादन किया, कृषि सेंटर आपने महंगा कर दिए। आप बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी आपने खोल दी? आप बताइए, उसको गोली लगाई गई, उसके बाद में भी 48 बलात्कारियों को है। इसलिए बताइए, इस तरीके की चर्चा का कोई फायदा नहीं है ना। जब आप दोनों बोलते रहेंगे दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। किसानों को उसको आप किसानों का कल्याण ठीक है राम कुमार जी, राम कुमार जी, राम कुमार जी, ठीक है राम कुमार जी, राम कुमार जी आप शांत हो जाइए थोड़ी देर। बात बताइए एंकर महोदय, किसानों को जीप से कुचलते हैं। अरे भीमराज जी, आप सुनने को तैयार नहीं होता, मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं। झूठ बोल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सुने इनकी बात। जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा ना, जवाब दीजिएगा। मैं आपको बीच में बोलने से बात काटने से कुछ नहीं हो जाएगा ना। राम कुमार जी, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। राम कुमार जी आप शांत हो जाइए, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। भीमराज जी, आपके सांसद महोदय के 370 करोड़ में गिनते मशीन खराब हुई। जेल भेज दो ना, जेल भेज दो। क्योंकि शराब व्यापारी था, भेजिए ना। राजस्थान मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अमित शाह का बेटा टैक्स हेवन कंट्री में है। चलो ठीक है, अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ, इस बात को
बहस खत्म कीजिए, क्योंकि देखिए दोनों पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अब जब चुनाव होंगे, जब रिजल्ट सामने आएगा, समझ में आ जाएगा कि स्थिति क्या बनी मैं है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, जनता देख रही है ना कौन क्या कर रहा एक भी है। गुजराती है। लेकिन भीमराज जी, आप एक चीज का जवाब दे दीजिए बस, इतने आपने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, उसका बस एक जवाब दे दीजिए मुझे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गुजराती लोन लेके विदेश भागे हैं, उनका डाटा जनता के सामने रख दीजिए। और जो महेश ईडी कार्रवाई क्यों की, रुचि सोया को क्यों बेचा गया हेमा मालिनी उनको, ये बताइए ना। नहीं, अगर ईडी गलत कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? कहाँ कर रही है ईडी कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई कर दी? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना भीमराज जी, को ले लीजिए। अगर ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई कर रही है, गलत कर रही है, तो कोर्ट में जाए। कहाँ कर रही है कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक एक वसूली एजेंसी का काम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे चुनाव आएगा, आचार संहिता के अंदर कोई एक एजेंसी, ठीक है, मैं भी लगातार बोलना शुरू कर दे रहा हूँ। कर रही है। आप मैं पूछना चाहता भीमराज जी, आप सुनोगे नहीं, करोगे कैसे सुनो? आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई बोल रहे हो। भीमराज जी की आवाज नीचे कर दीजिए, शट डाउन कीजिए भीमराज जी का। और आप सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए। राजनीति तुष्टिकरण की भ्रष्टाचारी राजनीति आप हो और परिवार के पार्टी है और भ्रष्टाचार में पैदा हुए आप जैसे नेता हैं। आपकी पार्टी क्या है, आपका इंडी गठबंधन क्या है? एक काम करते हैं, नहीं, अब इस तरीके से चर्चा करने का फायदा नहीं है। अब देखिए दोनों की आवाज डाउन हो गई, अब पीसीआर ने दोनों की आवाज डाउन कर दी। एक ही फेडर पे आप दोनों लोग हैं, दोनों की आवाज नीचे करनी पड़ जाएगी। छापा मारा आप और इनको बीजेपी में पिछले दिनों में किया, आप आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की आप बोल रहे थे, भगवान ठीक है, रामकुमार जी मैं रोक रहा हूँ आपको। रामकुमार जी आप रुक जाइए, रामकुमार जी आप रुक जाइए, ठीक है, रामकुमार जी आप रुक जाइए। रामकुमार जी मैं लौटूंगा आपके पास। रामकुमार जी आप रुक जाइए, रामकुमार जी मैं रोकूंगा आपको, रामकुमार जी रोकूंगा, मजबूरी में आवाज फिर डाउन करवानी पड़ेगी। रामकुमार जी आप रुक जाइए। अरे भीमराज जी, आपका इन्फ्लेशन रेट क्या था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि सोनम वांगचुक झूठ बोल रहे हैं क्या? आप तो सुनो तो सही, आप बताइए ना। आप तो वास्तविक का धरातल पर सुनो। आप कहना चाहता हूँ कि नोटबंदी किसके इशारे पे की, आप जनता को बताइए ना। आप कितने का लॉस हुआ, आप किन किन का किसके पैसा है, कौन किन का। आप भीमराज 7 मिनट हो गए, आप फोन स्टॉप बोल रहे हैं, आपने टेंडर दिया, कोई फायदा नहीं है उस चर्चा का। मैं आपसे पूछ रहा जब दर्शक समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। ये तो अब आप मन गढ़ंत, आप कुछ भी कह दे, आप प्रधानमंत्री जी को गाली निकाल देते हैं, शब्द बोल देते हैं, आप क्या क्या नहीं बोलते, लेकिन जितना ठीक है रामकुमार जी मैं रोकूंगा, रामकुमार जी रोकूंगा आपको, रोकूंगा रामकुमार जी रोक रहा हूँ। और इनकी बौखलाहट बताइए, थोड़ा सा शांत करो। अरे आप तो शांत हो जाइए ना, वो शांत हो जाएंगे, मैं रोक दूंगा, वो तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। तो शांत तो अब क्या करोगे, बोलते हुए नहीं रुक रहे। अब मेरी बात नहीं सुन रहे वो रामकुमार जी, मैं क्या बोलूं उनसे? भीमराज जी आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे हैं। सर जी ये कह रहे हैं, अरे अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो जब आपका नंबर आएगा जवाब दीजिएगा ना आप। मैं कम मरक कर रहा हूँ। सर जी एक बात बताइए, मैं डेट वाइज बता रहा हूँ, विद पॉइंट बता रहा हूँ कि ये तारीख नोट कर लीजिए, फिर भी कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। अरे वो झूठ क्या बोल रहे हैं? आप अपनी बात बोल रहे हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, झूठ तो है ही नहीं है। मेरा सवाल था, आप ले देके सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, आप सीधा रामकुमार जी के पास पहुंच गए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार गई, राजस्थान से आपकी सरकार गई, दोनों में 2 जगह से आपकी सरकार चली गई। हिमाचल प्रदेश में स्थिति क्या बनी हुई है? विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी, हाल ही में आपने देखा होगा। छोड़ रहे स्थिति कितनी गड़बड़ बनी हुई है, आप समझ रहे हैं अंदर खाने क्या चल रहा है। और आपने देखा होगा, मेरी बात सुनिए, वो बीजेपी करवा रही है, बीजेपी आपने देखा होगा। तो आपकी पार्टी इतनी कमजोर है, आपकी पार्टी के लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि बीजेपी के कहने पे चल रहे हैं। पार्टी में एक सेकंड, अरे ये भी कोरोना का जिक्र कर रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं। अब देखिए फिर आपने बात कर दी, दुनिया के अंदर कोरोना की बात कहां से आ गई सर? भीमराज जी में सरकार की बात सुन रहा हूँ, कोरोना पे बोल रहे हैं। और जो कोरोना में तो आप भी चिल्ला रहे थे, अरे नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, और गंगा नदी लाशों से भर रही थी, वो नहीं दिखा आपको। आपने तो वैक्सीनेशन लाखों की डोज जो वेस्टेज हुई थी कचरे में डाल दिया था मोदी वैक्सीन करके। कोरोना आया था, पूरी दुनिया देश की आर्मी जब फरवरी में भारत को बताया, इसके लिए धन्यवाद तो देते कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को वैक्सीनेशन के डोज लगी और दुनिया को भी दिया। जब अनपढ़ राजा होता है तो इस तरह के लिए विश्व में सबसे दूसरा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का ही है। और सबसे बड़ी तारीफ प्रधानमंत्री की हो रही है पूरे देश में। आप क्या प्रधानमंत्री के ऊपर पहुंच रहे हैं, क्या बात करते हैं भीमराज जी? प्रधानमंत्री की दुनिया तारीफ कर रही है। किसकी तारीफ करें? झूठों की तारीफ करने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम लोग।
झूठ बोले बार बार। तो मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के अंदर जब देश की आर्मी है, अपने हिंदुस्तान की आर्मी फरवरी में लॉकडाउन लगा रही है, तो आपने मार्च में लगाया, इसलिए लगाया। और एक मुश्त लगाया क्योंकि आपको मध्य प्रदेश में सरकार पलटनी थी, कर्नाटक में पलटनी थी, और आपको नमस्ते ट्रम्प करना था। पर भगवान गंगा का लाल बन गया, वो नहीं। राम कुमार जी, मेरे सवाल आपसे है। राम कुमार जी, एक सवाल मैं आपसे लूंगा। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता है। काम जो कर रहा है ग्राउंड जीरो पर जनता वो देख रही है। अब मैं यहाँ पे सुनूं, आप लोग बोले, उससे कुछ नहीं होने वाला है कि आपने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हम ऐसे कर रहे हैं, आप लोग ऐसे कर रहे हैं। अब मौजूदा स्थिति में कल प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं राजस्थान, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं राजस्थान, जनसभाएं की जाएंगी, माहौल लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस लगातार राजस्थान पर देखने को मिल रहा है। अब आप कांग्रेस की स्थिति को अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कहां स्टैंड कर रही है कांग्रेस आज की स्थिति में? कांग्रेस जी दोबारा रिपीट करो आप। राम कुमार जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व तो आप लोगों का भी राजस्थान रुख कर रहा है, कांग्रेस का भी रुख कर रहा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से तैयारी कुछ ज्यादा दिखती है क्योंकि शायद आप अति उत्साहित चल रहे हैं, आपकी सरकार भी बनी है। कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इस समय? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव नहीं होते तब भी वो मुस्तैदी से अपना कार्य करते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से हमारा पन्ना प्रमुख तक व्यक्ति कार्यकर्ता तैयार रहता है, और चुनावों के दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक कार्यकर्ता के रूप में अपना चुनाव अभियान भी करते हैं और शासन की व्यवस्था को भी देखते हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है कि इनके पास में नेता नहीं रहे चुनाव लड़ने के लिए, और इस तरह से जो भगदौड़ हो रही है उसके बाद में इनके पास में एजेंट भी पोलिंग बूथ पर बैठने के लिए इनके कार्यकर्ता नहीं है। उनको ढूंढने पड़ेंगे, किराए पर भी नहीं मिलेंगे। ये हकीकत है। राजस्थान के अंदर जिस तरह का कांग्रेस के लोगों में निराशा आई है, वो ये उनके नेतृत्व भी, सिद्धांत भी और अवसरवादी जिस तरह का इंडी गठबंधन किया है, अब वो सारे परिवार एक मिले हैं। उन परिवारों में आप देख लो कि कौन सा परिवार से हट करके लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है, इसका जवाब दे देंगे। भीमराज जी बताइए, आखिरी सवाल और आखिरी जवाब आपसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कहते हैं वो करते हैं, और जो उसके परिणाम आए उसके कारण 2014, 2019 और 2024 के अंदर जो हमने कहा है वो रिजल्ट आएंगे, और वो कार्य के लिए रिजल्ट आएंगे, विकास के कार्य। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कहीं तुष्टीकरण नहीं है, जातिवाद नहीं है। यहाँ युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान वर्ग और गरीब कल्याण के मुद्दों पर हम काम करते हैं, और काम के रिजल्ट आते हैं, और उसमें जनता ये मतदान करेगी और आशीर्वाद देगी। भीमराज जी, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे, बहुत छोटा सा रिएक्शन पूरा दे देता हूं। बिल्कुल दे रहा हूं। इन्होंने अभी कहा था कि गरीब कल्याण, किसान और महिलाओं का तो मैंने आप बताऊं, महिला पहलवान देख लिए, मणिपुर देख लिए, बिल्किस बानो देख लिए, चिन्मय ने देख लिए, कुलदीप शंकर के देख लीजिए। दूसरी यार बिल्कुल राजस्थान को देख लेते आप तो। और अभी देख लो ना, महिलाएं यार कैसे डिलीवरी हो रही है। अब शर्म तो करो थोड़ी बहुत बीजेपी की। आप बताइए कैसे महिलाओं को व्यवस्था उसका भी होगा, लेकिन आपको तो शर्म यहाँ तक नहीं आएगा। आपका मंत्री बोलता है मर्दों की दुनिया। चलिए ठीक है, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप जरूर हो रहे हैं। अब कल का दिन काफी विशेष है क्योंकि दोनों ही पार्टी के शीर्ष लगातार नेतृत्व जो है वो राजस्थान का रुख करेगा, जनसभाएं की जाएंगी। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में जनता क्या कुछ करती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।